Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. तो आगे फिर से देखिए, शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और बांग्लादेश से फ़रार हो गई है। अभी फ़िलहाल वो भारत के लिए फ़रार हुई थी, लेकिन अब जैसे ही ब्रिटेन जाने वाली थी तभी ब्रिटेन ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया है। यानी भाई ब्रिटेन ने तो साफ कह दिया कि यहाँ तो तुम टब मत जाना। तो देखो ये सब कैसे शुरू हुआ, बांग्लादेश में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था और क्यों अब शेख हसीना अपनी जान बचाकर भाग रही है, चलो विस्तार से जानते हैं। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शोषण करता था। वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम करता था वहाँ पे। और जब नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में भोला साइक्लोन आया तो उसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। कितने डेटास बोलते हैं कि 5 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने इनके रिलीफ के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। साथ ही 1970 का जो इलेक्शन था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, क्योंकि उस समय बहुमत में ईस्ट पाकिस्तान का अवामी लीग था। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो कायदे से अवामी लीग का जो मेन लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, उसको ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान का मेन लीडर बनना था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई लीडर पूरे पाकिस्तान पर रूल करे। तो इसीलिए वहाँ का जो सेना का कमांडर इन चीफ था हाया खान, उसने इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा दिया। यानी उसने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो मैं कंट्रोल करूंगा। और इसके साथ ही अवामी लीग का जो प्रमुख नेता था शेख मुजीबुर रहमान, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जैसे ही याह्या खान ने ये अपना आदेश जारी किया कि यहाँ पर अब सैनिक शासन लागू होगा ईस्ट पाकिस्तान में, तो शेख मुजीबुर रहमान ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान को भी जो है सैनिक शासन लगा दिया गया। तो वेस्ट पाकिस्तान के सैनिकों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और इसी के साथ 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने भी सहयोग किया और इंदिरा गांधी के सहयोग से ही बांग्लादेश आज़ाद हो सका और इस तरह 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिनके वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वही आज के प्रोटेस्ट का मुख्य कारण है। देखो, जब पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने जान का रिस्क लिया था और देश को आज़ादी दिलाई थी। इसीलिए 1972 में फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, जो कि ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर 1997 में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, वो भी 30% थी। और इसके बाद फिर 2010 में इसमें फिर से सुधार किया गया और उनके बच्चों के लिए भी यानी फ्रीडम फाइटर्स के पोतों तक के लिए जो है, पोते पोतियों तक के लिए भी 30% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो भाई ये तो टू मच हो गया ना। जो लड़े थे उनको दे रहे थे तो सही था, लेकिन अब उनके बच्चों और उनके पोतों पोतियों को सिर्फ इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि उनके दादा फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ये तो भाई जाहिर सी बात अनफेयर हुआ। तो जैसे देखिए, भारत में जैसे यूपीएससी होता है वैसे बांग्लादेश में बीपीएससी होता है, जिसमें करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल सिर्फ 3000 सिविल सर्विसेज जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं। यानी कि नौकरी की संख्या तो बहुत कम है और इसमें अगर इतना ज़्यादा अनफेयर कोटा सिस्टम होगा तो इससे लोगों को दिक्कत होगी। तो इसलिए जब 2018 में प्रोटेस्ट हुआ तो तब बांग्लादेश की सरकार ने फर्स्ट और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था हटा दी। तो इससे चीज़ें सही हो गई थी। फर्स्ट और क्लास सेकंड क्लास का मतलब हुआ जैसे हमारे यहाँ होता है ना ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, उसी तरह से वहाँ भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए जो कि बढ़िया जॉब्स थे उनमें जो है इस कोटा सिस्टम को हटा दिया गया। तो यहाँ पर चीज़ें सही हो गई थी और लोग भी मान गए थे कि चलो इतना काफ़ी है। लेकिन फिर 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने अपील की कि उनके लिए कोटा सिस्टम दोबारा से लाया जाए क्योंकि ये उनका हक है। और इसी तरह इसका जो अपना चलता रहा न्यायालय में कार्रवाई। तो इसके बाद मई 2024 में यह फैसला सुनाया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लीगल है। और इस चीज़ को किसने अनाउंस किया था? तो खुद शेख हसीना ने। तो इसके बाद से पूरे देश भर में भयंकर प्रोटेस्ट हुआ, जिसने बहुत ज़्यादा हिंसक रूप ले लिया और शेख हसीना की सरकार को डिक्टेटर बताया गया। देखो यार, जाहिर सी बात है, जो लड़ रहे थे फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सही थी, लेकिन उनके पोते पोतियों को सिर्फ इसलिए दिया जाए क्योंकि उनके दादा फ्रीडम फाइटर थे, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। तो इसके लिए जो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनका बेस बहुत ही सही था।
तो प्रोटेस्टर्स की मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कोटा था उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो सही हो गई, लेकिन अब शेख हसीना की जान को क्यों खतरा है, वो क्यों फरार हो रही है? इसका देखो, इसका मेन रीज़न ये है कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए डेमोक्रेटिक रूप से काम नहीं किया, बल्कि उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि जाओ डायरेक्ट मारो इन लोगों को। इस वजह से लगभग 1000 स्टूडेंट्स की जान गई। वैसे ऑफिशियली तो मीडिया ने अनाउंस किया है कि 200 बच्चे मरे हैं, लेकिन अनऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि 1000 लोग मरे। क्योंकि देखो, ऑफिशियली जो शेख हसीना चाहेगी वही अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि मीडिया इसी के कंट्रोल में है, मैं डिक्टेटर थी इसलिए। और दूसरी बात, इसने ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे इसने कहा कि अगर जो रिजर्वेशन 30% दिया जा रहा है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, तो रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रज़ाकार के बच्चों को मिलेगा? अब रज़ाकार क्या है? तो रज़ाकार का मतलब होता है एक तरह समझो देशद्रोही। जब 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग स्वतंत्रता चाह रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे कि बांग्लादेश आज़ाद नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अंडर में ही रहेगा और ये पाकिस्तान में ही मिला रहेगा। उन लोगों को ही रज़ाकार कहा गया जो कि स्वतंत्रता संग्राम में टांग अड़ा रहे थे। तो यही इसी का ये जो स्टेटमेंट जो है कि प्रोटेस्टर्स को ये रज़ाकार बोली शेख हसीना, ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ इस वजह से और इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हेट आया। तो फाइनली कल जो है शेख हसीना वो अपने पद से इस्तीफ़ा दी और फरार हो गई। फरार होकर पहले ये भारत निकले और भारत वाया ये लंदन जाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन ने पहले ही इसे मना कर दिया कि यहाँ तो तुम टप मत जाना। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में देखो तख्ता पलट हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अराजकता का माहौल है। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें ये पहला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है कि इस हिंदू लेडी के घर में जो है अटैक किया गया है और भाई बहुत बुरा हालत है वहाँ का। अभी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है, साथ ही बहुत सारे मंदिरों पे भी अटैक किया जा रहा है। तो इसके लिए अनिल यादव ने आवाज़ भी उठाई है, मतलब उन्होंने अपील की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कि वहाँ के मंदिरों को जो हर्ट किया जा रहा है वो ना किया जाए। और भाई मुझे ये नहीं समझ रहा और कोई भी सेलिब्रिटी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, सिर्फ एक अनिल यादव अभी तक आवाज़ उठाया है। और दूसरी बात, अभी इसके घर का भी एक फुटेज देख सकते हो शेख हसीना के घर का। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपना आके अपना देखो अपना धूम मचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो देखो यही ये पूरा न्यूज़ था। अब देखो लोग तो बोल रहे हैं वहाँ पर जो है अब नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन क्या होता है, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है इंडियन गवर्नमेंट भी। क्योंकि देखो वहाँ पे जो भी सरकार बनती है उसके साथ भारत का कैसा रिलेशन होगा ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब नेशनलिस्ट पार्टी के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं नहीं, तो अगर उनका सरकार बनता है तो फिर देखो क्या होता है। जो भी होता है आगे मैं अपडेट देता रहूँगा।